चलो सबसे पहले लिखो जरा, पोलराइजेशन से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। लिखो स्कैटरिंग, लिखो when light passes through medium, when light passes through medium, say air, glass, gas, etc. देखो जब लाइट एयर से या ग्लास से या गैस से पास करेगी तो एक चीज क्या होगा, लाइट के फोटॉन्स को ये मीडियम क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। जब फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा तो मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर जाएंगे। हो सकता है एक्साइट कर जाए, मतलब कोई एयर का मॉलिक्यूल है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से क्या कर जाए, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए। फिर जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो दोबारा से क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए फोटोन क्या करेगा, री एमिट करेगा। ठीक है, इतनी बात तो मैंने क्या कहा, व्हेन लाइट पास थ्रू एयर, ग्लास और गैसियस मीडियम। ठीक है, इतनी बात। पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, part of light is absorbed by medium particles, मतलब कुछ फोटॉन्स क्या कर लिए इसने, एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय मीडियम पार्टिकल्स फॉलोड बाय इट्स री रेडिएशन। मतलब री रेडिएशन का मतलब क्या, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर एमिशन हुआ है ना, फॉलोड बाय इट्स री रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फॉलोड बाय क्या कहते हैं, इट्स री रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग, इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। अब एक और चीज बेटा, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन में अंतर है। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि अगर कोई फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है इतनी बात, तो उस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, वो वापस री एमिट नहीं होगा फोटोन। लेकिन जब फोटोन लिया और एक्साइट हुआ मॉलिक्यूल, एक्साइट होने के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग में बहुत ही फाइन सा अंतर है। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई मॉलिक्यूल की, उसका टेम्परेचर क्या कर गया, बढ़ गया, वो अलग कहानी है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन अगर एक्साइट हुआ तो वो री रेडिएट करके अपने आप को डी एक्साइट करके ग्राउंड स्टेट पर लाएगा। ठीक है, दोबारा से फोटोन निकलेगा। अब लिखो जरा, लिखो if medium particles are smaller than wavelength of light, if medium particles are smaller than wavelength of light, if medium particles are smaller than wavelength of light, then according to Rayleigh's law of scattering, according to Rayleigh's law of scattering, it is proportional to 1 upon lambda की पावर 4। मैंने क्या लिखा, क्या कहा आपसे, if size of medium particles is smaller than wavelength, then according to Rayleigh's law of scattering, it is proportional to 1 upon lambda की पावर 4। ठीक है, इतनी बात। अब इसका मतलब क्या हो गया, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है वो स्कैटर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और जिनकी वेवलेंथ क्या है, क्या कहते हैं, कम है, वो ज्यादा स्कैटर करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो इसी वजह से जितने भी हम डेंजर सिग्नल बनाते हैं वो रेड कलर के बनाते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो स्कैटर क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो danger signals are always red in color, danger signals are red in color due to which scattering of red color is minimum, scattering of red color is minimum। मेरे ट्रैफिक लाइट लाल रंग की है, ठीक है इतनी बात, तो जब वो लाल रंग एयर के
एयर के मॉलिक्यूल्स में आएगा तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, तो वो दूर तक क्या रहेगा, विजिबल रहेगा। ठीक है, तो क्या काम ने क्या लिखा, ऑलवेज रेड इन कलर, due to which scattering of red color is minimum. Due to which scattering of red color is minimum. Therefore, red color can be seen from large distances. क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ, कम हुआ। अगर रेड कलर रास्ते में एब्जॉर्ब हो जाता तो आपके पास पहुंचता ही नहीं। ठीक है, therefore red color is visible from large distances. ठीक है, अगला, why sky is blue? Why sky is blue? Sky blue है या मतलब पानी के सरफेस ब्लू क्यों दिखाई पड़ते हैं, ओशन वगैरह। ठीक है, इतनी बात तो उसके पीछे लिखो जरा, लिखो, एज सनलाइट कम्स फ्रॉम सन, एज सनलाइट कम्स फ्रॉम सन एंड व्हेन इट एंटर्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, when it enters into Earth's atmosphere, blue color is maximum scattered. सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, ब्लू कलर होगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। ब्लू कलर इज मैक्सिमम स्कैटर्ड। ठीक है, एंड व्हेन लाइट रीचेज अवर आईज, वी गेट मैक्सिमम ब्लू कलर। दूर से आ रही है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी हुई, ब्लू कलर की, और वही कलर हमारी आंखों में पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतने एयर के मॉलिक्यूल्स हैं कि बाकी कलर्स क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे तब तक में। ठीक है, सेम रीजन किसके लिए हो गया, मतलब पानी का सरफेस नीला क्यों दिखता है। ठीक है, अब लिखो, कलर ऑफ स्काई व्हेन देयर नो, व्हेन एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट। अगर स्काई का कलर क्या होता, अगर एटमॉस्फेयर एब्सेंट होता। ठीक है, कलर ऑफ स्काई व्हेन एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, लिखो, if there would have been no atmosphere, no scattering would take place. If there would have been no atmosphere, no scattering will take place. ठीक है, then we will not be able to see anything as no light is coming from sky. और दूसरी चीज, तब दिन में ही तारे दिखाई पड़ने लगते। तब क्या होता, दिन में ही तारे दिखाई पड़ने लगते, क्योंकि वहां तो लाइट थी, हमारे पास नहीं पहुंच रही है। तो लिखो जरा, ऑल्सो देन स्टार्स विल बी विजिबल इन डे आवर्स ऑल्सो। ऑल्सो देन स्टार्स विल बी विजिबल इन, क्या कहते हैं, डे ऑल्सो। ठीक है, एक चीज और, आसमान काला सा पड़ जाता है जब तूफान आने वाला होता है या बरसात होने वाली होती है। तो लिखो जरा, लिखो बेटा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्काई से कोई लाइट हमारे पास नहीं आएगी, तो स्काई कैसा दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो, ऑन ह्यूमिड डे, ऑन ह्यूमिड डे in atmosphere we have air molecules, dust particles and water molecules. On humid day in atmosphere we have air molecules, dust particles and water molecules. अब एक बात बताओ, वाटर मॉलिक्यूल का साइज वेवलेंथ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो जाएगा तो स्कैटरिंग का लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि स्कैटरिंग तभी होती है जब मॉलिक्यूल्स का साइज क्या हो, क्या कहते हैं, वेवलेंथ से छोटा हो। तो वाटर मॉलिक्यूल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो क्या कहानी है, क्या काम ने, कि अगर ह्यूमिड डे है या तूफान आने वाला है तो एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे। डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होगा, वेवलेंथ से बड़ा। तो लिखो जरा, सिंस
size of dust particles and water molecules is greater than lambda इसीलिए बादल सफेद दिखाई पड़ते हैं कि सारे कलर एक बराबर स्कैटर होते हैं या होते ही नहीं। ठीक है, इतनी बात। तो क्या हो गया हमारे पास, क्या लिखा हमने, ग्रेटर देन लैम्डा, देयरफॉर Rayleigh's scattering law is not valid, therefore Rayleigh's scattering law is not valid and clouds appear white. ठीक है भाई, अब लिखो जरा पोलराइजेशन। अब आते मेन काम पे। चलो, पोलराइजेशन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, लिखो जरा। हाँ, कलर चेंज कर लेंगे, चिंता ना करो। जा अब ठीक है, अब सुनो भाई, अब लिखो जरा पोलराइजेशन का खेल क्या है। लिखो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, accelerated charge particles or oscillating charge particles produce light accelerated charge particle या oscillating charge particles produce light। ठीक है, इतनी बात। अब जब लाइट क्या है, वेव है। हम वेव की बात जब हम करते हैं, ध्यान सुनना, वेव की इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू a, अगर मैं साइन ओमेगा टी माइनस के आर ऐसा लिख रहा हूं। ये वेव की इक्वेशन है, आपने पढ़ी होगी शायद 11th क्लास में। ठीक है, यहां पर आर क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव जाएगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, के क्या है, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा। ये वाई क्या चीज है, वाई क्या चीज है, कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, वाई कुछ भी हो सकता है। वाई कैन बी फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। धागे वाले में क्या लेते थे हम, डिस्प्लेसमेंट लेते थे। साउंड वाले में हम उसी को प्रेशर लेते थे। ठीक है, इतनी बात। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं तो ये वाई हो जाता है ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दो चीजें हो जाता है, क्या हो जाता है, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर इतनी बात। तो लिखो जरा, क्या लिखा हमने, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस लाइट। ठीक है, विद oscillating physical quantities as oscillating physical quantities as E vector and B vector। E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और B वेक्टर कैसा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। as E vector and B vector always mutually perpendicular to each other, always mutually perpendicular to each other। अब ये सारी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं। ठीक है, तो इनको आप अभी ऐसे ही ध्यान से सुनोगे क्या है। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड propagation of light in the direction of
इन द डायरेक्शन ऑफ ई कैप क्रॉस बी कैप। ठीक है, लाइट का प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ई क्रॉस बी आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मतलब तीनों वेक्टर क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए इस हिसाब से तो। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं कलर ही बदल दूं। ये तो बहुत ही बेकार हो गया, यही सही है ना, ये सही है। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन perpendicular to both E vector and B vector। ठीक है भाई, अब देखो भाई अनपोलराइज लाइट क्या होती है, मेन काम तो ये है। लाइट व्हेन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑसिलेटिंग चार्ज is unpolarized in nature। light when produced, उतना ही बताऊंगा जितना हमारे एग्जाम में काम आ जाए। ठीक है, इतनी बात, ज्यादा नाटक नहीं करेंगे। light when produced from oscillating charge is unpolarized in nature। unpolarized क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ई वेक्टर ऐसे ऐसे ऑसिलेशन, बी वेक्टर ऐसे ऐसे ऑसिलेशन, और ई क्रॉस बी किधर, बाहर की तरफ सी। अब एक और चीज होती है भाई, ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐसे करके घूम भी रहा होता है, कितने से, ओमेगा से। ठीक है, इतनी बात। ई वेक्टर और बी वेक्टर क्या कर रहे होते हैं, ये ऐसे करके क्या कर रहे होते हैं, घूम भी रहे होते हैं, कितने से, ओमेगा से। मतलब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है। ई वाले अगर ई की बात करें तो ओमेगा से घूम रहा है, और उतनी एंगुलर वेलोसिटी से कौन घूम रहा है, बी भी घूम रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो आपको ई और बी वेक्टर इस पूरे प्लेन पे मिलेगा, लेकिन किसी भी मोमेंट पे अगर आप देखोगे तो ई और बी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये क्या हो गई हमारी अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या हो गया हमारे पास, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इतनी बात। अब हमें क्या करना है, चलो लिखो जरा, लिखे पॉइंट्स। लिखो पहला पॉइंट, ऑल वाइब्रेशंस, अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में लिख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सारी चीजें किसके बारे में, अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में। लिखो ऑल वाइब्रेशंस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, all vibrations of unpolarized light at given instant, at given instant एक्चुअल में ये ई वेक्टर घूम रहा है। ठीक है, इतनी बात। और ये बी वेक्टर भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो ऑल वाइब्रेशंस ऑफ मतलब ये वाला वाइब्रेशन, ये वाला वाइब्रेशन ई का, ये वाला वाइब्रेशन, ये वाला वाइब्रेशन ई का। ठीक है, ऑल वाइब्रेशंस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट एट गिवन इंस्टेंट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। into two mutually perpendicular directions। अगर मैं अनपोलराइज्ड लाइट का सिर्फ ई वेक्टर पढ़ता हूं तो ये जो ई वेक्टर होगा किसी भी मोमेंट पे ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी, ऐसे भी, ऐसे। इसी के अगर मैं बी बनाऊं, यहां पर क्या बना दूं, बी। अगर मैं बी दूसरे कलर से बना रहा हूं, सपोज इससे बना रहा हूं, तो बी देखो, बी ये हो गया येलो वाला,
इस ई के करस्पॉन्डिंग ये वाला बी है, इस व्हाइट वाले के करस्पॉन्डिंग ये वाला बी है, ठीक है इतनी बात, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला बी है, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब किसी मोमेंट पे अगर हम ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, ई वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं किसी भी मोमेंट पे। एक ये हो गया एक कंपोनेंट ई का, और एक कंपोनेंट क्या हो गया ई का, ये हो गया। ये भी ई है और ये भी ई है, सपोज दिस इज ई एक्स, तो इट इज व्हाट ई वाई। हमने सारे ई वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व कर लिया, इसी तरीके से बी वेक्टर को भी ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, नोट करो जरा इस बात को। तो हमने क्या कहा, हम अनपोलराइज्ड लाइट के ऑसिलेटिंग वेक्टर्स को किसी मोमेंट पे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब लिखो, अच्छा एक चीज और, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इंटेंसिटी में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ये भी ध्यान रखना। तो लिखो जरा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें नहीं पता, वो तो क्या है, एक साइनसोइडल फंक्शन है, ठीक है इतनी बात। भाई ई वेक्टर इज अ साइनसोइडल फंक्शन, वो घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो उसका कंट्रीब्यूशन हम एक डायरेक्शन में अगर आधा लेते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में भी क्या लेंगे, आधा लेंगे। तो लिखो जरा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल इन बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। आधी इंटेंसिटी इसमें जोड़ दी हमने, आधी उधर कर दी, ठीक है इतनी बात। मतलब एक्चुअल में अगर आई नॉट इंटेंसिटी है तो इसके करस्पॉन्डिंग आई नॉट बाई टू, इसके करस्पॉन्डिंग कितना, आई नॉट बाई टू। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल इन बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, नोट कर लिया इतना। अब अगर मैं इस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करूं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। भाई एक ही बचेगा ना, भाई अगर हम बात करें ये वाला कंपोनेंट बच गया, ये वाला खत्म कर दिया हमने, तो कितनी बची इंटेंसिटी, हाफ हो गई। तो लिखो जरा देयरफॉर when unpolarized light, therefore when unpolarized light is converted into polarized light, when unpolarized light is converted into polarized light, its intensity reduces to half. ठीक है भाई, अब एक काम कर लेते हैं, ये ई एक्स है, ये ई वाई है, ठीक है। मैंने ई एक्स को लिखा इस वाले वेक्टर को, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है भाई, मतलब मैंने इनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस दे दिया कि डेल्टा है, ठीक है। अब आप जरा देखो, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट जानना चाहता हूं तो वेक्टर सम आ जाएगा कुछ ना कुछ, फेजर का वेक्टर सम, ठीक है। कितने एंगल पे दोनों, डेल्टा पे है, ठीक है इतनी बात। अब ऐसा कुछ, ये ई एक्स हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना, ई नॉट, और दूसरा वाला भी ई नॉट मैग्नीट्यूड का ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, चलो मैग्नीट्यूड भी अलग कर लो आप, इसका कर लो ई नॉट 1 और इसका ई नॉट 2। फेजर में देखो ये एंगल डेल्टा आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अपने पास ये आ गया, आ गया। ये एंगल क्या हो गया हमारा, थीटा, ठीक है इतनी बात। तो हम क्या कहते हैं, tan थीटा, अगर ध्यान दो, अरे मैंने उल्टा बना दिया ना, डेल्टा आगे कौन है, ई एक्स आगे है, हाँ या ना, ई एक्स वाला आगे हुआ ना, क्योंकि इसमें, चलो इसमें डेल्टा डाल देते हैं, इसको रहने दो, इसको ऐसे कर दो और इसमें डेल्टा डाल दो अब ठीक है,
ऐसा कर लो आप, ठीक है। अब क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो मजेदार रिजल्ट आएगा जो अपने एसएचएम में पढ़ा हुआ है, ई नॉट टू साइन डेल्टा अपॉन ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू कॉस डेल्टा, यही आएगा, ठीक है। अब जरा देखो, अब आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे देखो, अगर मैं क्या कहूं, लिखो, अगर डेल्टा जीरो हो जाए, अगर डेल्टा क्या हो जाए, जीरो, ठीक है, इतनी बात। अगर डेल्टा जीरो आता है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ई नॉट टू अपॉन ई नॉट वन। यार आपने एसएचएम करा हुआ है कि नहीं करा हुआ, पहले एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको प्रॉपरली समझा दूं, इसको छोड़ो। आपने एक एसएचएम में पढ़ा था, जब दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं उनका सुपरपोजिशन पढ़ा था। एक एसएचएम हमारा था x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और एक एसएचएम था y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, याद है? इन दोनों का सुपरपोजिशन पढ़ते थे, क्या बनता था सुपरपोजिशन करने पे, एलिप्स बनता था। फाई की वैल्यू अगर मैं क्या डालूं, 0 या पाई डालूं तो स्ट्रेट लाइन बनता था। फाई की वैल्यू पाई बाय 2 डालूं तो प्रॉपर वाला एलिप्स बनता था, जो हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर फाई की कोई जनरल वैल्यू लें तो एलिप्स बनता था वो ऐसा कुछ, अगर फाई की कोई भी जनरल वैल्यू लो तो ऐसा एलिप्स बनता है, पाई बाय 2 लो तो ऐसा एलिप्स बनता है, ठीक है, इतनी बात। और अगर a1 a2 बराबर हो जाए और पाई बाय 2 हो तो क्या बन जाता था, सर्कल बन जाता था, ठीक है। वही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, देखो एक मिनट। एक्चुअल में लाइट इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ठीक है। अगर अनपोलराइज लाइट है तो कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है, ठीक है। उसके दोनों वेक्टर जरूरी नहीं कि बराबर हो, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, चलो इसको हटाओ, आप लिखो जरा, Ex इज इक्वल टू, Ex इज इक्वल टू Ex नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, Ex नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, Ey नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। अब अगर हम tan थीटा देखें, दैट इज Ey अपॉन Ex, ठीक है, इतनी बात। तो Ey कितना आया था हमारे पास, Ey क्या लिखा था मैंने, हाँ या ना, अरे ये सुनो, और ये वाला क्या लिखा था, माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। चल कहीं भी डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी एक का फेज एक से क्या होगा, आगे होगा, बस इतनी सी बात करनी है, कहीं भी डाल दो, बंद कर दिया। अब लिखो जरा, इफ डेल्टा इज इक्वल टू, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। अगर डेल्टा 0 आता है तो tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई बेटा, कितनी हो गई, Ey नॉट अपॉन Ex नॉट। इस केस में ये इस लाइन पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, इसी लाइन पे ऑसिलेट करेगा। और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 हो जाए या पाई हो जाए, पाई होने पे इस लाइन पे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ही पढ़ा था हमने, अगर आप याद करो, एसएचएम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम होते थे, अगर डेल्टा 0 या पाई होता था तो स्ट्रेट लाइन पे ऑसिलेशन होता था पार्टिकल का, ठीक है, इतनी बात। अब अगर पाई बाय 2 हो जाए, अगर क्या हो जाए, पाई बाय 2, तो अगर पाई बाय 2 हो जाएगा तो साइन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तब कैसा पोलराइजेशन आएगा, इलिप्टिकल, तब ये ऐसे घूमेगा, मतलब पार्टिकल इस पे होंगे हमेशा, ठीक है, इतनी बात। इस इलिप्स के ऊपर लोकस ऑफ पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स विल बी ऑन व्हाट,
इलिप्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, लिखो जरा, इसकी जरूरत नहीं है, लिखो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल्टा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल्टा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल्टा we will get different type of oscillation of E vector, क्योंकि E y और E x क्या थे, E वेक्टर के क्या थे, कंपोनेंट्स थे, अरे उन्हीं के क्या थे, कंपोनेंट्स थे। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल्टा वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ, क्या लिखा हमने, ऑसिलेशन ऑफ E वेक्टर। ठीक है, दैट इज if delta 0, if delta 0, then delta 0 और पाई, delta 0 और पाई, if delta 0 और पाई, then light is linearly polarized, light is linearly polarized, if pi by 2, then elliptically polarized, then elliptically polarized। ठीक है, अब एक और चीज, अगली कहानी क्या हमारे पास, अब हम अनपोलराइज लाइट को क्या करना चाहेंगे, पोलराइज करना चाहेंगे। तो कैसे करेंगे, हमारे पास 2-3 मेथड है, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे पास एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, कई मेथड है, हम सिर्फ 1-2 ही पढ़ेंगे। लिखो जरा, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सबसे पहले लिखो ब्रेविस्टर्स लॉ, जो सबसे ज्यादा आने वाला है एग्जाम में, ब्रेविस्टर्स लॉ। अब जरा देखो भाई, ब्रेविस्टर्स लॉ क्या कहता है। मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऊपर वैक्यूम या एयर। ठीक है, सन से लाइट आ रही है मान लेते हैं, या कहीं से भी आ रही है, हमें क्या मतलब, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब हमने यहां पर लाइट को इंसिडेंट करा अलग अलग एंगल पे, तुक्के से रिजल्ट आया था। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी, अलग अलग एंगल पे जब लाइट को इंसिडेंट करा तो क्या पाया गया, ये एंगल आई पी, ये रिफ्लेक्टेड, ये भी आई पी, और ये आर, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। पाया क्या गया, इफ रिफ्लेक्टेड एंड refracted rays are perpendicular to each other, then इधर लिख रहा हूं भाई, ठीक है, reflected light is plane polarized, रिफ्लेक्टेड वाली पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। मतलब उसने एक्सपेरिमेंट करा किसी बंदे ने, ठीक है,
क्योंकि ब्रेवरी में एक्सपेरिमेंट हुआ था इसलिए से ब्रेविस्टर्स लॉ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात कि वो आई अलग अलग मतलब तुक्के में ही मिला था उसे रिजल्ट ये कि अलग अलग एंगल पे लाइट पड़ रही थी, उसे क्या दिखाई पड़ा कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट क्या आ रही है, प्लेन पोलराइज्ड आ रही है। ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज, रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड। मतलब ये पार्शियली मतलब एक कंपोनेंट वेक्टर का क्या होने लगा, घटने लगा, और एक कंपोनेंट अभी पूरा का पूरा क्या है, जिंदा है, और यहां पर एक कंपोनेंट पूरा जीरो हो गया और एक कंपोनेंट बचा हुआ है। ठीक है, पार्शियली पोलराइज्ड। अब हम इस एंगल को आईपी को क्या कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल या ब्रेविस्टर्स एंगल। अब ये एंगल निकालना बेटा, आपने निकाल लेते हैं आसानी से। हमारे पास क्या है, हमें एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे मोलेसेस का पता होगा, शुगर सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, इतनी बात, उसी के ऊपर लाइट पड़ती है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है म्यू। ठीक, और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है कि किस पे ये क्या कहते हैं, इस सिचुएशन में आएगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट 100% क्या हो जाए, प्लेन पोलराइज्ड। देखते हैं भाई, इस सिचुएशन में हमें क्या मिला, आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। मिला कि नहीं मिला? अब जरा स्नेल्स लॉ लगाते हैं, साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू साइन आर। आर की वैल्यू 90 माइनस आई पी यानी कि कॉस आई पी, यानी कि tan आई पी क्या हो गया, म्यू, यानी कि आई पी इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इस एंगल पे अगर आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड होगी। ठीक है, इतनी बात। अगली कहानी देखो, और भी बहुत सारे मेथड है भाई। मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक मेथड है, ठीक है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन एक मेथड है। ठीक है, तो वो सब हमारे मतलब के नहीं है, ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब लिखो जरा, एक बार पार्शियली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड में डिफरेंस दोबारा क्या है? मैंने ई के दो वेक्टर बनाए थे ना, यहां पर ये वाला कंपोनेंट ऑसिलेशन का बचा है और यहां पर थोड़ा ये वाला भी है और थोड़ा ये वाला पूरा है। अगर यहां पर मैंने ये कंपोनेंट इतना मोटा सा बनाया था, मान लो ऐसे, और ये ऐसे, तो इसमें ये वाला कंपोनेंट एज इट इज पूरा आ गया और ये कंपोनेंट यहां थोड़ा सा वीक हो गया और इसमें कुछ चला गया। ठीक है, इतनी बात। तो ये तो कंप्लीटली 100% क्या हो गई, प्लेन पोलराइज। ठीक है, इतनी बात। मतलब कोलिजन कुछ ऐसा होता है, मतलब कोलिजन ही है एक्चुअल में, दो कंपोनेंट है कोलिजन के, तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या कर गया, वापस चला गया। ठीक है, कुछ वापस चला गया और कुछ इधर चला गया नॉर्मल। ठीक है, इतनी बात। क्योंकि कुछ ना कुछ, जैसे हम नॉर्मल कोलिजन पढ़ते हैं प्रॉपर वाला, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ई की कुछ वैल्यू रही होगी तो कुछ इधर चले गए और कुछ इधर चले गए, ये वाले छोटे वाले। और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कोलिजन में, वो एज इट इज ऐसे चला गया। ठीक है, अब हालांकि इससे मतलब नहीं, हमसे तो आईपी पूछेगा, आईपी हमारे पास आ गया। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं फालतू चीजों से। अब लिखो जरा, लिखो पोलराइजर और पोलराइड, पोलराइजर और पोलराइड। अब ये क्या होते हैं भाई, ये कुछ ऐसे मटेरियल की चीजें होती हैं जिनमें पहले से ही कुछ स्लिट्स होती हैं। जैसे मैं कोई निकॉल प्रिज्म ले लूं, अब अगर मैंने निकॉल प्रिज्म लिया, सपोज दिस इज निकॉल प्रिज्म, तो इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ स्लिट्स होंगी अपने आप ही। ठीक है, अब अगर अनपोलराइज लाइट आती है तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो इन स्लिट्स के क्या होगा, अलोंग होगा, वाला तो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। और जो इनके परपेंडिकुलर होंगे वो क्या कर जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था ई वेक्टर को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक में और एक उसके परपेंडिकुलर, तो ये वाले पास कर जाएंगे, बाकी ब्लॉक हो जाएगा। और अगर ये पास कर गए तो इंटेंसिटी कितनी हो गई उस साइड में, हाफ हो गई। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, मतलब पॉलीमर्स वगैरह से बनते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं कैसे बनते हैं क्या बनते हैं, आपने शायद उसमें पढ़ा भी होगा एक
फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी में एंगल निकालने वाला, ठीक है, तो वो हमारा कोई पर्पज नहीं उस चीज से। अब लिखो जरा, लिखो व्हेन unpolarized light passes through polarizer, that is Nicol prism, it emerges as plane polarized light, it emerges as plane polarized light with half the intensity, with half the intensity, ठीक है। जो पॉलीमर के चेन होती है ना, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या कर जाता है, पास कर जाता है, मतलब स्लिट्स क्या करती है, पॉलीमर के चेन के परपेंडिकुलर बनती है। पॉलीमर ऐसे कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे, उनकी चेन्स होंगी, यहाँ पर इनके नॉर्मल डायरेक्शन में क्या बन जाता है, स्लिट बन जाती है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, पता हो किसी को तो, ठीक है। तो अगर कहीं पर सवाल है कि पॉलीमर चेन के पैरेलल वाला कंपोनेंट पास करता है परपेंडिकुलर वाला, तो कौन सा का पास करता है, परपेंडिकुलर वाला। तो एक चीज और लिख लो, लिखो लिखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेटिंग वेक्टर, perpendicular component of oscillating vector, perpendicular component of oscillating vector, that is perpendicular to chain of polymers, perpendicular to chain of polymers, pass through polarizer, ठीक है, pass through polarizer, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब आप देखो भाई, मतलब अगर हमने आई नॉट लिया, पोलराइजर लगाया, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, आई नॉट बाई, हाँ या ना, ठीक है। अब शिवम कुछ नहीं रिपीट करना है, कुछ भी नहीं है, एक पोलराइजर है, मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें स्लिट्स ऐसी हैं तो इसके थ्रू पास कर गया, ठीक है। मैं फालतू बता रहा हूं कि परपेंडिकुलर टू चेन ऑफ पॉलीमर, वो सब केमिस्ट्री का काम है, फिजिक्स का काम ही नहीं है। इसके थ्रू पास कर गया, और मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लेते हैं, बराबर। तो जो रुक गया वो आई नॉट बाई टू ब्लॉक हो गया, और आई नॉट बाई टू क्या कर गया, पास कर गया। अब लिखो जरा लास्ट कहानी इसकी पोलराइजेशन की, लॉ ऑफ मेलस, लॉ ऑफ मेलस। अब लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है, फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, इतनी बात, उसका ऑसिलेशन फील्ड का इस डायरेक्शन में हो रहा है, और एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट है, कितना है, ई नॉट, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक पोलराइजर लिया और उसकी स्लिट इस डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है, इतनी बात। दिस इज पोलराइजर की स्लिट, चलो इसकी इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट, प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा, प्लेन पोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड नहीं है, ठीक है। अब ये एंगल कितना, थीटा। अब एक बात बताओ, इस ई नॉट के दो कंपोनेंट, एक ई नॉट साइन थीटा और एक ई नॉट कॉस थीटा, कौन सा वाला पास करेगा फाइनली, कॉस थीटा वाला। तो फाइनली अगेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, लेकिन कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, ये वाला, और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ई नॉट कॉस थीटा, हो गया कि नहीं हो गया, प्लेन पोलराइज थी, उसका एक कंपोनेंट बच जाएगा, अब ये ई नॉट कॉस थीटा हो गया। अब जो इंटेंसिटी आई दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा लॉ ऑफ मेलस, ठीक है भाई। स्लिट के परपेंडिकुलर वाला खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है, उससे क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी आ गई, ये हमारे पास आ गया लॉ ऑफ मेलस।
ब्रेविस्टस लॉ और लॉ ऑफ मेलस पे आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो कर लेते हैं एक आधा सवाल। लिखो, when light of certain wavelength is incident at an angle 30 degree, when light of certain wavelength is incident at an angle 30 degree with the plane surface of material, and it is observed that reflected light is plane polarized, then refractive index of material, पहला। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिंपल सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अब बिल्कुल ही बेकार सा सवाल है, ये प्लेन सरफेस हो गया, लाइट ऐसे आ रही है, निकम्मा उसने ये एंगल 30 दिया है, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया। और ये हमारी क्या है, ये भी 60, और ये कैसा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हाँ या ना। और ये हमारा रिफ्रैक्टेड हो गया, ये एंगल आर। अब सबसे पहले म्यू बताना आपने, तो हमें पता है ये क्या हो गया, आईपी हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ मुझे, आईपी हो गया कि नहीं हो गया। tan IP इज इक्वल टू व्हाट, म्यू, हाँ या ना। तो tan IP कितना, √3 इज इक्वल टू व्हाट, म्यू। ओरल सा सवाल है। दूसरा, ये एंगल कितना, R इज 30 डिग्री, अरे बड़े बेकार हो यार, 30 डिग्री आएगा, हाँ या ना। क्यों आएगा 30 डिग्री, क्योंकि इनके और इसके बीच में एंगल क्या होता है, 90 होता है, ठीक है, इतनी बात, तो ये तो खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हो गया। अब अगला देखो, अगला क्या हमारे पास, लिखो, टू पोलरॉइड्स with their planes perpendicular to incident light, and transmission axis makes an angle 30 degree with each other, and transmission axis makes an angle 30 degree with each other. What fraction of incident unpolarized light is transmitted? What fraction of incident unpolarized light is transmitted? एक्चुअल में सवाल क्या है, पहले आप पहले को देखो, अनपोलराइज लाइट आई पहले से, इंटेंसिटी कितनी हो गई, I0/2 हो गई भाई। अब जो दूसरा वाला है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारी एक्सिस हो गई, और ये जो आ रही थी लाइट, ये एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। तो अब जो उधर पहुंचेगा फाइनली, वो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 कितना, 3/4, यानी कितना हो गया, 3I0/8, I/I0 इज व्हाट, 3/8, आ गया फ्रैक्शन। क्लियर इतनी बात, ये कहानी रहेगी। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है भाई। और देख लेते हैं एक आधा, डिफ्रैक्शन पे देखते हैं, कोई मिल जाए। चलो लिखो भाई, लिखो,
parallel beam of monochromatic light of wavelength 450 nanometer बेकार से सवाल है। पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength 450 nanometer passes through slit of width 0.2 millimeter, passes through slit of width 0.2 millimeter. Find angular fringe width of central maxima. Angular fringe width of central maxima सिंपल है। अरे लैम्डा बाई बी का डबल, एक ऊपर बनेगा फर्स्ट मिनिमा और एक नीचे बनेगा फर्स्ट मिनिमा, तो दोनों के बीच में एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई? 2 लैम्डा बाय बी। अरे यस और नो तो कर लोगे सबके सब, कुछ नहीं करना है मुझे। कितना आ जाएगा? साइन थीटा लैम्डा बाय बी हो जाता, ऐसे ही बनता है ना यार। ये सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर एंगल क्या आता है? लैम्डा बाय बी फर्स्ट मिनिमा का, और यहाँ पर कितना? लैम्डा बाय बी। तो टोटल एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 2 लैम्डा बाय बी बनेगा। लैम्डा की वैल्यू पता, बी की वैल्यू पता आपको, ठीक है? इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसी है। इसमें इसने कुछ नहीं करा, अपर्चर सर्कुलर ले लिया, ठीक है? तो सर्कुलर अपर्चर में क्या होता था? 1.22 लैम्डा बाय बी हो जाता था, और तो कुछ नहीं होता था, ठीक है? चलो रहने दो इसको। तो ये हमारे पास कहानी खत्म हो गई। एक दो सवाल और कर लें, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे ही चलेंगे, ठीक है? बुकलेट कर लिया भाई? ट्राई कर लिए अभी तक? ऐसी यस सर ही कर रहे हो? अरे करिए या नहीं करिए? उसमें डिफ्रैक्शन नहीं है, फिर वो कौन करेगा? सवाल भी इसमें इंटरफेरेंस है सारे, डिफ्रैक्शन के सवाल ही नहीं है। डिफ्रैक्शन के कम होते हैं भाई सवाल, किताब वाले ही कम देते हैं, तो हम क्या करें? लिखो, चलो देखते हैं एक आधा मिल जाए तो। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि कंट्रास्ट ऑफ फ्रिंजेस इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, लिख लो जरा क्वेश्चन को। कंट्रास्ट ऑफ फ्रिंजेस इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड्स अपॉन, मैंने क्या वर्ड यूज करा? कंट्रास्ट ऑफ फ्रिंजेस इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड्स अपॉन। पहला ऑप्शन फ्रिंज विड्थ, दूसरा ऑप्शन वेवलेंथ, तीसरा ऑप्शन इंटेंसिटी रेशोज, S1 और S2 के इंटेंसिटी रेशोज, चौथा ऑप्शन डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। क्या आंसर आएगा? थर्ड आएगा भाई, मैंने आपको पढ़ाया, फ्रिंज विजिबिलिटी बताया हुआ है, बताया था कि नहीं बताया था? क्या बताया था? फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला बताना जरा, कितना? आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ठीक है? इतनी बात। एक बात बताओ, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कि मैक्सिमा और मिनिमम में डिफरेंस, हाँ या ना? तो किस पे डिपेंड करेगा? A1 और A2 पे। अगर A1 A2 बराबर हो जाए तो कंट्रास्ट क्या होगा? अच्छा लिखा है मैंने शायद, A1 A2 बराबर हो तो एक डार्क होगा कंप्लीटली और एक क्या होगा? पूरा ब्राइट होगा, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं भाई, सब क्वेश्चन ही है। लिखो जरा, लिखो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, आसान सा है। लिखो इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा in single slit diffraction pattern is I naught. Intensity of principal maxima in single slit diffraction pattern is I naught. ठीक है भाई? What will be intensity when slit width is doubled? What will be intensity when slit width is doubled? अब बताओ जरा। पहले B था तो I naught, जब 2B हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सोच ले भाई। इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, शायद करा था, याद है?
याद है कि नहीं है? तो जरा देखो क्या आएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलना जरा एक बार, देखें जरा क्या था किसी भी मैक्सिमा पे। था फॉर्मूला डिराइव किया था, I इज इक्वल टू कितना, I नॉट, जल्दी बोलो, पाई स्क्वायर 4 हमेशा आ रहा था। अच्छा आगे 2n ये आया था, ठीक है। n की वैल्यू डालते जाओ आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, ऐसा कुछ था ना। लेकिन ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए था। सेंटर के लिए क्या था हमारे पास, जो हमने बेसिक डेरिवेशन करी थी उसमें साइन b/2 कुछ आता था ऐसे करके ना, b आता था कुछ, तो b आता था कि नहीं आता था एक फॉर्मूले में, हमने फिर पार्ट डिफरेंस डाला था। इसने आंसर सेम दे रखा है, इंटेंसिटी चेंज नहीं करेगी। अगर हम अपर्चर की विड्थ क्या करें, डबल करें, इसने आंसर क्या दे रखा है, अगर अपर्चर विड्थ इतना था, ये सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या I नॉट है। अब उसने क्या कर दिया, अपर्चर विड्थ क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी अभी भी क्या कह रहा है, I नॉट कह रहा है। अब ये क्यों कह रहा है, वो तो भाई ग्रेट गॉड कह रहे हैं n स्क्वायर I होता है, I नहीं होता, n स्क्वायर a स्क्वायर होता था शायद। तो हमने अगर अपर्चर की विड्थ बढ़ गई तो n नहीं बढ़ जाएगा, n तो हमारी मर्जी थी। इस सवाल का आंसर ढूंढना पड़ेगा भाई, इंटेंसिटी I ही क्यों कह रहा है, सेम क्यों कह रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से तो 4 टाइम्स होनी चाहिए। क्योंकि हमने जो पढ़ा है इंटरफेरेंस में, हमने पढ़ा था अपर्चर की विड्थ बढ़ती है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया ऑफ अपर्चर, ठीक है। अब अगर विड्थ डबल हो गई तो एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है, इतनी बात। चलो इस क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे भाई, मुझे नहीं पता इसका आंसर, ठीक है। आंसर I नॉट दे रखा है, ठीक है, तो अभी तक तो I नॉट ही मानना कि किताब वाले ने दे रखा है। अगर कोई मुझे प्रूफ मिल गया तब बात करेंगे, ठीक है। चलो कल से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है।